हेलो ढोंगवा लवर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूनिक ढोंगवा जिसकी कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। आशा करता हूँ आपको भी इसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस ढोंगवा का नाम है लॉ ऑफ द डेविल। एपिसोड की शुरुआत में कहानी का हीरो कहता है, मैंने अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दी है। आखिर एक शैतान से सौदा करने पर हमें क्या मिलता है? सुंदरता, ताकत और धन। इस दुनिया के सभी नियमों को बदल दिया गया है। चलो पीछा करते हैं डेविल की कहानी का। तभी हम एक महारानी को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी वहां पर हीरो की आत्मा आती है जो उस बच्चे में समा जाती है और वह कहता है, देखना, एक दिन ये दुनिया मेरी होगी और मेरे कदमों के नीचे होगी। अब हम एक राजसी जहाज को शहर में आता हुआ देखते हैं। वहीं बाहर राजा को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा शख्स सैनिक से कहता है, मेरा रास्ता मत रोक, मैं एक रावलिंग हूँ। वह महाराज के पास जाकर कहता है, आपको एक बेटा हुआ है और अब वह 3 साल का हो गया है। असल में महाराज एक जंग पर गए थे जिसकी वजह से वह 3 साल बाद लौटे हैं। वह रावलिंग महाराज से आगे कहता है, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वह बोल नहीं पाता, वह रोता भी नहीं है, शायद वह मूर्ख है। जिस पर महाराज काफी नाराज हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से महल में शिफ्ट होता है जहाँ पर कहानी का हीरो खड़ा है और वह तेज तूफान को गुस्से से देख रहा है। इधर महल में सभी राजकुमार के नाम मिलने पर काफी चिंतित हैं। कहानी के हीरो का नाम डेवी है और वह सोचता है कि मैं बेवजह इस दुनिया में फेंक दिया गया। तभी वह भगवान कहकर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है जिससे वह काफी घायल हो जाता है। जिसके बाद रानी उसे गॉडेस ऑफ लाइट के पास ले जाती हैं और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती हैं। इधर डेवी सोचता है कि मैं एंटी ट्रांसवर्सल एक्सपेरिमेंट में 281 बार फेल हो गया। मैंने जो भी क्रॉसओवर नोवेल्स पिछली जिंदगी में पढ़ी थी वो सब झूठी थीं। तभी डेवी मट शब्द बोलता है, जिसके बाद रानी अपनी प्रजा से मट नाम के एक शख्स को ले आती है जो कि असल में घोड़ों की देखभाल करने वाला एक दास होता है। महारानी मट से कहती हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने नींद में तुम्हारा नाम लिया था। मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया, पर शायद ये गॉडेस ऑफ लाइट का कोई इशारा हो सकता है। इसलिए अब तुम्हें ही मेरे बेटे की सेवा करनी है और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 1000 चांदी के सिक्के दूंगी। इसे सुनकर मट के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह काफी गरीब था, इसलिए वह इस काम के लिए हाँ कर देता है। इधर रोलिन राजा को बताता है कि उस दिन बिजली गिरने के बाद ही राजकुमार डेवी ने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया है। अब उसकी ये बात सुनकर राजा काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और जब वह अपने बेटे को पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं, ये कितना दुबला पतला है, क्या ये सच में मेरा रोमन का बेटा है? यह तो काफी कमजोर है और इसका चेहरा भी 3 साल के लड़के जैसा नहीं है। अब यहाँ पर महाराज अपनी पावर्स की मदद से उसकी पावर को चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है, क्योंकि डेवी इतना कमजोर है कि वह मार्शल आर्ट्स तक सीख नहीं सकता। महाराज डेवी से कहते हैं, तुम्हारी बॉडी लॉरेन फैमिली की फाइटिंग स्पिरिट को इनहेरिटेंस हनर पर बेस्ड है, लेकिन शायद तुम एक केफ मास्टर बन सकते हो। जिस पर डेवी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि केफ मास्टर्स असल में जादूगर होते हैं और उसे इस दुनिया से निकलने के लिए जादू की ही जरूरत है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम डेवी को बादलों के बीच देखते हैं। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहती है, हर साल हजारों बच्चे रोलैंड में जादू सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही जादूगर बनते हैं। तभी हम वहाँ पर एक जादूगर को देखते हैं और वो डेवी से कहता है, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया है कि मैं तुमको जादू सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगा जब तुम्हारे पास जादू सीखने का हुनर होगा। वह उसका हुनर तलाशने के लिए एक मैजिकल गोले को डेवी के पास ले जाता है, जिसमें से डेवी द्वारा छूते ही एक जोरदार लाइट निकलती है। इसे देखकर वह जादूगर सोचता है, इस लड़के के पास काफी सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तभी हम डेवी को टाइम ट्रेवल करता हुआ देखते हैं, जहां पर वह एक आधुनिक दुनिया में पहुंच जाता है। तभी एक शख्स उसको देखकर मुस्कुराता है, जिसके बाद डेवी वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। जादूगर डेवी से काफी खुश होते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे हैरान कर दिया, तुम्हारे पास आम इंसान की तुलना में दोगुनी मानसिक शक्ति है। इस पर डेवी सोचता है, वो इसलिए क्योंकि मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूँ। वह उस जादूगर से पूछता है, क्या मैं जादू सीख सकता हूँ? जिस पर वह जादूगर कहता है, मैं एक बार फिर तुम्हारी शक्तियों को चेक करने आऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा। इसके बाद वह महाराज से कहता है, मुझे माफ कर दें महाराज, आपके बेटे में जादू सीखने की कोई भी क्षमता नहीं है। और इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जिस पर महाराज काफी दुखी होते हैं और उसे कहते हैं, तुम मेरे बेटे बनने के लायक नहीं हो। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब डेवी काफी बड़ा हो चुका है। अब हम डेवी को क्लन टेरिटरी से वापस महल की तरफ लौटता हुआ देखते हैं। वो महाराज के कहने पर वहां गया था और अब वह काफी समय बाद वापस लौट रहा है।
हम देखते हैं कि महाराज अभी भी डेवी के कमजोर होने पर उसे नापसंद करते हैं। यहाँ पर हम डेवी के छोटे भाई गैब्रियल को भी देखते हैं। डेवी उससे माँ का ख्याल रखने को कहकर क्लन टेरिटरी की तरफ चला जाता है। तभी मट सोचता है राजकुमार को घर जाकर केवल निराशा ही हाथ लगेगी। डेवी का काफिला रात होने पर आराम करने के लिए एक होटल में रुका था। वहीं पर खड़े लुटेरों का एक ग्रुप उन्हें देख रहा था। अब जब डेवी अंदर आराम फरमा रहा होता है तभी एक लड़की अंदर आती है और डेवी से कहती है लूटने के लिए सॉरी। उस लड़की को देखकर सभी सैनिक चौंक जाते हैं, लेकिन तभी वहां उसके 2 और साथी आ जाते हैं। इनमें से एक केप पहना हुआ शख्स जादूगर है, जबकि दूसरा साथी सभी से कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग भाग जाते हैं। अब केवल उस होटल में डेवी और उसके सैनिक ही रह जाते हैं। डेवी यहाँ पर उस जादूगर को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है आखिर जादूगर कब से चोरी करने लगे। वो लड़की अब डेवी के पास आकर कहती है तुम बहुत अमीर लगते हो, तुम बहुत अनलकी हो जो आज हमसे मिले। इस पर डेवी कहता है किसी जादूगर को डकैती के लिए लेकर आना मुर्गे को मारने के लिए तलवार के उपयोग करने जैसा है। वो लड़की डेवी से उसके पास मौजूद सभी पैसों को देने को कहती है, जिस पर डेवी कहता है अगर तुम मेरे लिए नाचोगी। यह सुनकर लड़की गुस्सा जाती है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगती है। इधर उसका एक साथी भी उनके सभी सैनिकों को मारने लगता है। तभी कोई उसके साथी को मारकर दूर फेंक देता है, जो कि डेवी था। डेवी यहाँ पर नोटिस करता है कि उस लड़की के कवच में किसी तरह की पावर्स हैं, जिनका वह उपयोग कर सभी को हरा रही है। इसलिए डेवी उस लड़की को मारकर घायल कर देता है। सैनिक उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी जादूगर उन्हें अपने मैजिक से रोक देता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। उसके सैनिक उस जादूगर की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर डेवी छुपकर उस पर अटैक करता है और फिर मट उस जादूगर के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। डेवी यहाँ पर उस जादूगर से कहता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। डेवी उससे पूछता है जब तुम उस फायर ब्लास्ट को करते हो तो तुम उस समय किसी तरह का मंत्र पढ़ते हो? क्या तुमने तत्कालिक कला में महारत हासिल कर ली है? मेरे ख्याल से तुम फर्स्ट क्लास के विजार्ड हो और इसलिए तुमने तत्कालिक कला को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर मास्टर किया है। मैं सिर्फ जादू में इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन वह जादूगर उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है, जिस पर डेवी अपने सैनिकों से उसे बंधक बनाने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डेवी उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम वकाब याबी है। वकाब याबी डेवी को देखकर सोचती है अगर मैं इसे रिझाऊं तो शायद ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए वह उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन डेवी का ध्यान तो उसके आर्मर पर था, जिसमें किसी तरह का मैजिकल स्पेल किया गया था। वकाब याबी डेवी से कहती है अगर तुम्हें आर्मर चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। तभी डेवी कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी उन 3 रिंग्स के बारे में भी जानना है। वह उसके आर्मर में बने शर्ट गार्ड के सिंबल को देखकर जान जाता है कि वकाब याबी नॉर्थ की एशियंट फैमिली से है। वह उसके हर एक वेपन को चेक करता है जिसमें किसी न किसी तरह का मैजिकल स्पेल किया गया था। अब यहाँ पर डेवी को लगता है कि वकाब याबी उससे अपनी पहचान छुपा रही है, क्योंकि वह जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। इसलिए वह उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है और बाद में उसे आजाद कर वहां से जाने देता है, लेकिन जादूगर को कैदी रखता है। वह उसे उसका सारा सामान दे देता है और कहता है चिंता मत करो, मुझे सिर्फ जादू में दिलचस्पी है। दुनिया में अब बहुत कम ही मंस बचे हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब यह सुनकर वकाब याबी चौंक जाती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मंस हूँ? इस पर डेवी उसे बताता है कि उसके धनुष पर एक डायगोनल स्ट्रिप्स बनी है जो कि चांद की ताकत को दर्शाती है। इसके साथ ही तुम्हारी रिंग फिंगर भी तुम्हारी इंडेक्स फिंगर से काफी बड़ी है और तुम्हारे सिर के पीछे जो हड्डी उभरी हुई है ये सब बताता है कि तुम मंस परिवार से हो। अब यह सुनकर वकाब याबी चौंक जाती है। डेवी आगे कहता है मून फैमिली ने एक बार धनुष और तीर की सहाय से रोलैंड पर शासन किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग मंस को पसंद नहीं करते हैं। डेवी कहता है मैं जानता हूँ तुम फिर से मंस के गौरव को लौटाना चाहती हो, लेकिन एक अकेली लड़की के लिए यह करना काफी कठिन होगा। लेकिन एक रईस जिसके पास काफी धन और पैसे हैं और जो कामुक भी नहीं है, उसके साथ ये सब करना तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। यह सब सुनकर वकाब याबी सोच में पड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन अगले दिन वह उसके इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है, जिससे डेवी काफी खुश होता है और उसे अपना नाइट ऑफ ऑनर बना देता है। नाइट ऑफ ऑनर एक ऐसी पोस्ट है जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को मिलाकर बनी है। डेवी अपने महल में जाता है जहाँ पर मट उससे कहता है मास्टर आइए हम पहुँच गए। वहाँ का बटलर कहता है मास्टर मैं हिल रोलिन हूँ, आपका सेवक, आपका इस महल में स्वागत करता हूँ। ये महल लिन फैमिली के 7वीं पीढ़ी के हेड का है, जिसने इसे अपनी वाइफ सेमल की याद में बनवाया था, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थी। मास्टर आप भी मौजूदा महाराज एल के बेटे हैं। राजसी परंपरा के अनुसार महल की पहली रात खुले आसमान में बितानी है, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? डेवी कहता है
परंपरा एक रस्म है और मैं इसे जरूर निभाऊंगा। इसके बाद बटलर उसे लाइब्रेरी दिखाता है। मास्टर, मुझे बताया गया है कि आप काफी यंग होने के साथ काफी स्मार्ट भी हैं, इसलिए मुझे फैमिली बिजनेस की अकाउंट्स बुक को आपको सौंपने के लिए कहा गया है। उसे टेबल पर रख दो। जी मास्टर। ढेर सारी बुक्स को देखकर डेवी चौंक जाता है। ये सभी बुक्स इस साल की हैं। इस बंदे ने जरूर इतनी सारी बुक्स मुझे जानबूझकर दी है। डेवी उनमें से एक बुक को उठाकर पढ़ने लगता है। यहाँ पहाड़ों पे ग्रेप्स टैक्स है। जी मास्टर, 20% ग्रेप्स टैक्स है। जैसा मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार ग्रेप्स का प्रोडक्शन पिछली बार से 20% ज्यादा हुआ है। तुमने कहा था कि टैक्स को बदला नहीं जा सकता। क्या ये इसलिए है क्योंकि टैक्स रेट्स काफी कम है? मुझे लगता है कोई टैक्स चुरा रहा है। मिस्टर हिल, जब मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ तब मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। सॉरी मास्टर, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। बच गया मैं। ये नए मास्टर तो काफी स्ट्रिक्ट हैं। ओह, मैं तो थक गया यार इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते। लिन फैमिली ने पूरे तरीके से टैक्स पर कब्जा कर रखा है। ये एक सिग्नल है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। तभी डेवी को किसी की सांसों की आवाज आती है और वह इधर उधर देखने लगता है। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं इस शहर में फंस गया हूँ। क्या यह महल भूतिया है? मैं भी ना, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। ये तो बस सिर्फ एक पेंटिंग है। तभी वह पेंटिंग डेवी को घूरने लगती है। हे, मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने तुमको इस चम्मच में हिलते हुए देख लिया था। डेवी उस पेंटिंग के पास जाता है। मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तभी वह पेंटिंग डरते हुए डेवी से ऐसा करने से मना करती है। तभी घड़ी 12 बजाने लगती है। वह पेंटिंग वाला आदमी कहता है, देखो बच्चे, मैं एक मैजिकल क्रिएचर हूँ। मैं आधी रात से पहले बात नहीं कर सकता, और अगर मैंने उससे पहले बात की तो फिर मैं दोबारा कभी बोल नहीं पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो यार? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है और उसके अंदर एक ट्रेजर है जो कि इस जादू को तोड़ सकता है, जिसने मुझको इस पेंटिंग में फंसा रखा है, और इसका इंस्ट्रक्शन बुक शेल्फ की 7वीं रो में दिया हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। ट्रेजर? क्या बात है, ये तो बोरिंग टाइम को काटने का सबसे अच्छा रास्ता है। तभी समय 12 बजे से आगे निकल जाता है, जिस वजह से वह पेंटिंग बोलना बंद कर देती है। डेवी उस बुक शेल्फ के पास जाता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, रात के आसमान का सिल्वर स्पून तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सिल्वर स्पून? ये क्या हो सकता है? कहीं ये किताब तो नहीं है? तभी डेवी उस किताब को खींचता है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। लगता है इस पेंटिंग ने मुझे इसी दरवाजे के बारे में बताया। डेवी उस रास्ते की मदद से अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। डेवी दरवाजे पर बने हुए एक बटन को प्रेस करता है। तभी उसमें से लावा निकलने लगता है। डेवी खाई से लटक कर खुद को बचाता है। अगर मैं यहाँ मर जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। मुझे लगता है इन दरवाजों को खोलने के लिए किसी तरह का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ये जो स्टार्स बने हैं, ये रिवर्सर बाडू हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। डेवी सबसे ऊपर बने पैटर्न को सॉल्व करने जाता है, लेकिन वो काफी ऊंचा था, इसलिए वह अपनी तलवार गाड़कर ऊपर चढ़ता है और उस पर बने पैटर्न को सही डिजाइन में लोकेट करता है। इससे वह दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसका रास्ता जमीन के नीचे से था, जिस पर डेवी कहता है, किस बेवकूफ ने दरवाजा बनाया है। डेवी अब उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। तो ये है वो सीक्रेट रूम। उस रूम के सेंटर में एक ट्रेजर रखा हुआ था। डेवी उस ट्रेजर के स्टैंड से धूल हटाकर वहां पर लिखी हुई लाइन पढ़ता है, जो भी मैंने पीछे छोड़ा है उसके बारे में लिलिन का खून ही तुम्हें गाइड कर सकता है। लेकिन क्या तुम में हिम्मत है मैनकाइंड के फॉरबिडन रियलम को खोलने की? डेवी तलवार से अपनी एक उंगली को काटकर अपना खून निकालकर उस ट्रेजर पर डालता है, जिसके बाद वह ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से आवाज आती है, तुम जरूर ग्रेट लिलिन फैमिली के वंशज होगे। मैं अपने पति की वजह से इस फैमिली से प्यार करती हूँ। तभी वो ट्रेजर एक लड़की का रूप लेने लगती है। यह देखकर डेवी हैरान होता है। तुम इंसान जिसने इस ट्रेजर को खोला है, मैं तुम्हारी एंसेस्टर हूँ। मैं लिलिन फैमिली के 7th जनरेशन के महाराज की पत्नी हूँ। मेरा नाम है सेमल। मैं मरने से पहले ऐसे ही दिखती थी और यह मेरा आखिरी मैजिक मैसेज है। डेवी सोचता है, सेमल? वो 200 साल पुरानी ग्रेटेस्ट फीमेल एस्ट्रोलॉजर। सब सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक प्रेडिक्शन है, लेकिन वो सभी गलत हैं। एस्ट्रोलॉजी एक तरह का मैजिक है, ऐसा मैजिक जो बहुत पावरफुल है, ऐसा मैजिक जिसमें स्टार्स की ताकत होती है। 6 साल पहले रात के आसमान में अजीब से बदलाव हुए, तारे गिरने लगे। मुझे कॉन्टिनेंट के नॉर्थन टेप में पहुंचने में 3 साल लगे, जहां पर मुझे एक गिरा हुआ तारा मिला। वो एक पत्थर की तरह लग रहा था और मेरे पास उसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जिस जगह वो गिरा वो जगह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उस तारे की मैजिकल पावर काफी स्ट्रांग थी। टेम्पल्स ने हमें बताया है कि सब कुछ गॉड्स ने बनाया है, यहाँ तक कि स्टार्स को भी। लेकिन मैंने खोजा कि स्टार्स का स्ट्रक्चर काफी अलग है, वो हमारी दुनिया का नहीं है।
जिस वजह से मुझे डाउट होने लगा कि क्या सच में गॉड्स ने स्टार्स को बनाया है। मुझे यह काफी इंटरेस्टिंग लगा कि तुमने गॉड्स पर क्वेश्चन उठाने की हिम्मत की, जबकि दुनिया उस पर बिलीव करती है। तुम यहाँ तक पहुंचे, इसलिए मैंने उस पेंटिंग में मैजिकल क्रिएशन को बनाया था। इस मंत्र को याद रखो, यह मंत्र ही तुम्हें उस पेंटिंग में मौजूद मेरी सभी मैजिकल पावर्स को हासिल करने में मदद करेगा, और फिर वो क्रिएचर तुम्हारी हर एक बात मानेगा। तभी वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। डेवी बाहर निकलता है और उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मुझे वो स्पेल मिल चुका है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी अब बहुत खुश हो जाता है, लेकिन डेवी कहता है, अभी तुम खुश मत हो, दुख की बात यह है कि मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। अब वो आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। डेवी कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसने एक मैजिशियन को कैप्चर किया है। हम देखते हैं कि डेवी तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ वो लड़की भी थी। वहाँ वो कह रही थी, आप यहाँ पर? डेवी कहता है, हाँ मुझे कुछ काम है, और फिर वो उस मैजिशियन के पास जाता है। वो मैजिशियन वक्त से बंधा हुआ था। डेवी उसे पूछता है, तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट बता दो, अगर तुम साफ साफ बता देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन वो लड़का कहता है, मेरे बारे में कोई सीक्रेट नहीं है, और वैसे भी अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते हो तो मेरे मैजिशियन फैमिली और मेरे लोग यहाँ पर आकर तुम नोबल्स पर हमला कर देंगे। अब डेवी उसके पास जाता है और अपना वेपन लाता है, फिर दीवार पर मारता है, जिससे वो डरे लेकिन चोट न लगे। डेवी उसे कहता है, देखो तुम बस फर्स्ट लेवल पर हो, इसलिए कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। अब जैसे ही डेवी फिर से चाबुक चलाता है, वो लड़का बहुत डर जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने चीटिंग की थी, मैं कोई सच्चा मैजिशियन नहीं हूँ। डेवी पूछता है, कैसी चीटिंग? तो वो लड़का कहता है, तुम तो जानते हो कि मैजिशियन बनना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक ग्रेट मैजिशियन बनना चाहता था। इस वजह से मैंने अपना पूरा टाइम प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़कर किताबें पढ़ने में लगाया है, जो कि स्पेल मेकिंग की किताबें थीं। मैंने कुछ पोशन तैयार किए हैं जो कि मैजिक स्पीच एलिटी के पावर को बढ़ाते हैं, और उनकी मदद से मैंने वो टैग यूज किया जो कि एक मैजिशियन अच्छे खासे लेवल पर पहुंचने के बाद यूज करते हैं। तो इसी वजह से मुझे पहला लेवल मिल गया था और मैं पास हो गया। अब डेवी उस मैजिक बटल्स को देखता है जिनमें केमिकल रखा हुआ था और कहता है, क्या सच में तुम उनकी मदद से मैजिक यूज करना सीख गए? वो लड़का कहता है, यह जो है वो फायरबॉल वाली है जिसकी पावर तुमने वहां पर देखी थी। ये मैंने 20 साल की मेहनत में सीखा है, क्योंकि मुझे करना ही था, इसलिए मैंने टाइम की फिक्र नहीं की। डेवी सोचता है, यह लड़का जीनियस है, यह मैजिशियन ना होने के बावजूद खुद मैजिक पावर्स क्रिएट कर लिया। डेवी कहता है, क्या मैं यह बोतल देख लूं? फिर डेवी उस बोतल को खोल लेता है। लड़का कहता है, तुम मुझे अपनी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों से कंट्रोल कर सकते हो। डेवी जब अपनी मेंटल एनर्जी को उसकी तरफ डालता है तो वहां पर वो में फायर थोड़ी थोड़ी इवॉल्व हो रही थी। हमें पता है कि डेवी की ब्रेन पावर कितनी है, इस वजह से वो ओवरलोड हो रही थी। अब वो लड़का बहुत डर रहा था कि यह क्या हो रहा है। फिर वहां पर ब्लास्ट होता है। वो लड़की वहां अंदर आ चुकी थी और देखती है कि वहां तो धुआं ही धुआं है। अब डेवी खड़ा होता है, उसके बाल पूरे बिगड़ चुके थे, उसका मुंह काला था। वो कहता है, मजा आ गया, और फिर वो उस लड़के के बारे में पूछता है। वो लड़का नीचे पड़ा हुआ था। डेवी कहता है, आज से यह मेरा मैजिशियन एडवाइजर है, और यह भी कहता है, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। अब लड़का कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया करूं, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानने से पहले साउथ साइड जाना चाहता हूं, क्योंकि वहीं पर मेरी लैब है, मुझे पहले उधर ही जाना होगा। अब डेवी कहता है, ठीक है, तो हमें अब साउथ की तरफ निकलना चाहिए, और फिर वह दोनों आगे बढ़ते हैं। यह समूह बजिया सिटी पहुंचता है, जो काफी अजीब लगती है क्योंकि यहाँ का गेट दिन के समय भी बंद रहता है और सुरक्षा कड़ी होती है। स्थानीय अधिकारी, जिसे यह नहीं पता था कि गाड़ी में कौन बैठा है, पहले उन्हें अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि गाड़ी में रोलिंग फैमिली का पहला प्रिंस बैठा है तो वह तुरंत माफी मांगता है और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। यह शहर इस समय हाई अलर्ट पर है क्योंकि पास के इलाके में मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है, और समूह अपनी मदद देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये लोग बजिया माउंटेन की ओर निकलते हैं, जहां सुरक्षा के लिए गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा होता है। जब यह लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें एक खतरनाक वल्फ मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल नाइट्स इसे नहीं हरा पा रहे होते, लेकिन रोबोट अपनी स्किल्स से उसे रोक लेता है और फिर बाकी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जब वे मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनकी बॉडी अचानक गायब हो जाती है, जो सभी को हैरान कर देती है। बाद में उन्हें ग्रिफिन का समूह मिलता है, जो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। जब एक ग्रिफिन डेवी पर हमला करता है तब रोबोट सामने आकर उस ग्रिफिन को एक ही अटैक में खत्म कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रिफिन्स की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनके गार्ड्स कम पड़ने लगते हैं और ग्रिफिन्स एक एक करके नाइट्स को मारने लगते हैं। यह देखकर डेवी बहुत परेशान होता है।
और सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। वह सेलेक्जार से कहता है कि वह अपनी फायरबॉल का इस्तेमाल करे, लेकिन सेलेक्जार पहले ही बेहोश हो चुका होता है। डेवी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वह खुद से कहता है कि उसे कुछ करना होगा। वह सेलेक्जार के पास जाता है जो बेहोश पड़ा होता है और उसकी बटल्स जिनमें वो केमिकल था उठा लेता है। डेवी उस केमिकल को एक्टिवेट करता है और एक ग्रिफिन पर फेंक देता है, जिससे ग्रिफिन में आग लग जाती है और वह मर जाता है। अब डेवी समझ जाता है कि उसे अपनी मानसिक शक्ति का सही इस्तेमाल करके ग्रिफिन से मुकाबला करना होगा। डेवी अपनी मानसिक शक्ति से एक एक करके बटल्स को एक्टिवेट कर रहा था और उन्हें ग्रिफिन्स पर फेंक कर मार रहा था। उसने करीब 4 ग्रिफिन्स को खत्म किया, लेकिन बटल्स खत्म हो गईं और उसके पास और बटल्स नहीं थे। फिर भी वह डटकर खड़ा रहा। वकाबयाबी सामने आई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन रोबोट ने उसे रोक लिया। रोबोट ने कहा कि उसे मास्टर को यहाँ से जल्दी ले जाना होगा क्योंकि अब फाइट का कोई फायदा नहीं है। वे उसे बताते हैं कि मास्टर को उसकी सुरक्षा में माउंटेन से नीचे भेजना होगा, जबकि वे ग्रिफिन्स को रोकेंगे। वकाबयाबी इस बात के लिए तैयार नहीं थी और कह रही थी कि रोबोट मास्टर को ले जाएं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन रोबोट ने कहा कि वह पहले ही घायल हो चुका है और ज्यादा दूर नहीं जा सकता। रोबोट ने उसे समझाया कि मास्टर की जान ज्यादा अहम है और यही उसकी खुद को साबित करने का सही मौका है। वकाबयाबी को यह सब सुनकर डेवी की कही हुई बात याद आती है, लेकिन उसका मन ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर भी वह जानती थी कि अब उसे मास्टर को लेकर जाना ही होगा। उसने कहा कि वह मास्टर को नहीं ले जाएगी और रोबोट को मास्टर का ख्याल रखने को कहा, लेकिन आगे बढ़ जाती है। पास जाकर कहती है, जरा थोड़ा पीछे रहिएगा। इसके बाद वह अपना हाथ आगे करती है और दिखाती है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। वह जो करने वाली थी उसके लिए यह खतरनाक था। फिर भी वह दूसरे हाथ से अपने हाथ को कंट्रोल करते हुए अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती है। यह पहली बार था जब वह इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे एक एनर्जी रिलीज होती है और वह एक बैरियर की तरह फैलने लगती है। यह बैरियर जितनी जगह में फैलता है, उतनी जगह में जो भी ग्रिफिन्स थे वे उस एनर्जी के बैरियर के अंदर आते गए और मारे जाते गए। इसके साथ ही जो दूसरे दिशा से हमला करने वाले थे वे भी बैरियर से टकराकर मारे गए। लेकिन रोलिन को यह सब करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। वह दूसरे हाथ से भी अपने हाथ को रोके हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि वह इसे ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकती। लेकिन अब उसकी जान खतरे में थी, इसलिए उसने वह बैरियर एक्टिवेट किया था। वकाबयाबी का तीसरा साथी उसे चेतावनी देता है, तुम्हारी बॉडी पर बहुत सारी चोटें लगी हैं, तुम्हारा खून भी बह रहा है, तुम्हें यह तकनीक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वरना तुम बच नहीं पाओगी। इस पर वकाबयाबी कहती है, मैं यह बात पहले से जानती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वह डेवी से कहती है, मास्टर, आप वह पहले व्यक्ति हो जिसने मुझ पर भरोसा किया और मेरी इज्जत भी की। आपके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। सच बताऊं तो मुझे और जीने की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति की मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूँ उसके लिए मैंने अपनी जान दी। इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। वकाबयाबी की यह बात सुनते हुए रॉबर्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो सभी गार्ड भी इस वक्त ऐसा करके वकाबयाबी को रिस्पेक्ट दे रहे थे। आमतौर पर सीनियर के सामने ऐसा किया जाता है, लेकिन वकाबयाबी ने जो काम किया था वह शायद कोई सीनियर भी नहीं कर पाता। वह अपनी जान देकर इन लोगों को बचा रही थी। वह कहती है, यहाँ पर तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्द से जल्द मास्टर को यहाँ से लेकर निकलो। मैं ज्यादा देर तक इस बैरियर को नहीं रख सकती। उसका हाथ अब धीरे धीरे कांपने लगा था। रोबोट भी यह सुनकर तुरंत डेव के पास आ रहे थे, लेकिन डेवी सोच रहा था कि वह अपने साथी की जान इस तरह से नहीं जाने दे सकता। वह इतना ज्यादा सोच रहा था कि इससे उसकी मानसिक शक्ति पर भारी दबाव डालने लगा। इसके बाद डेवी की आंखें लाल हो गईं और अचानक से समय बहुत धीरे धीरे चलने लगा। असल में यह डेवी की ब्रेन पावर का असर था। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि डेवी का दिमाग सामान्य गति से चल रहा था, जबकि असल में उसका दिमाग इस गति से कई गुना तेज था, जो टाइम की गति से भी ज्यादा था। डेवी वहां की हर चीज को नोटिस कर रहा था। उसे पता चलता है कि यह ब्रेकिंग फॉर्मेशन है और यह एक सीक्रेट मेथड है। इस तरह का बड़ा बैरियर बनाने के लिए बॉडी की पूरी एनर्जी लग जाती है। लेकिन तभी डेवी वहां पास ही कुछ हलचल महसूस करता है और उसे पता चलता है कि झाड़ी में कुछ है। उसकी मानसिक शक्ति उसे पहले ही बता देती है कि यह किसी तरह की स्पिरिट है। इसके बाद डेवी सामान्य हो जाता है और रोबोट उसे वहां से ले जा रहे थे, लेकिन डेवी कहता है, नहीं रुकिए। फिर वह आगे बढ़ता है और वकाबयाबी के पास जाता है। वकाबयाबी का हाथ पकड़ता है और उस पर कपड़ा बांधने लगता है। साथ ही कहता है, तुमने सच में कमाल किया है, तुम मेरी रिस्पेक्ट के काबिल हो। मैंने तुम्हें अपने साथ आने देने में कोई गलती नहीं की। वकाबयाबी कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे हुआ, बैरियर धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब उसका तीसरा साथी आगे आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद डेवी वहां से वकाबयाबी का चाकू उठाता है। रोबोट कहता है, क्या हुआ मास्टर?
डेवी जवाब देता है, कुछ नहीं, मुझे बस ये समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक ग्रिफिन डेवी पर हमला करने के लिए आता है। यह देखते हुए रोबोट आगे बढ़ता है उस ग्रिफिन को मारने के लिए, लेकिन डेवी तुरंत चाकू को आगे करता है और रोबोट को मार देता है। यह देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि डेवी ने ऐसा क्यों किया। किसी को भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक ग्रिफिन डेवी की तरफ बढ़ता है और डेवी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इतने में डेवी अपने हाथ फैला लेता है। वह बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी अचानक वह ग्रिफिन गायब हो जाता है और एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वल्फ मास्टर गायब हुआ था। एक एक कर सभी ग्रिफिन्स एनर्जी में बदलते जा रहे थे। सभी लोग यह देखकर शॉकित थे, लेकिन अब उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जान बच चुकी है। डेवी आगे बढ़ता है और रोबोट को देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ था, वह वहीं पर था। डेवी कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपको इस तरह से कभी चोट पहुंचाने के लिए नहीं सोच सकता था, लेकिन आप अभी अपने ही ड्रीम में फंसे हुए थे, वही चीज हमें भुगतनी पड़ी। यह सुनकर रोबोट हैरान था। डेवी कहता है, यह सब एक इल्यूजन था और ये इल्यूजन आपके जरिए बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने ही ग्रिफिन के ग्रुप की बात की थी और उनके अंदर इस चीज का डर बैठा हुआ था, इस वजह से यह इल्यूजन बना था। आप वही चीज देख रहे थे जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था। वैसे जो चोटें उन्हें लगी थीं, वह असल में नहीं थीं। इसके कारण सभी को चोट से रिकवर होने में मदद मिल रही थी और डेवी ने जो चाकू मारा था उसकी चोट भी गायब हो चुकी थी, लेकिन वकाब याबी को अब तक होश नहीं आया था। इस पर डेवी कहता है, उसने सच में हमारी जान बचाने के लिए उस सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया और यह पहली बार था जब उसने ऐसा किया। यह कोई मामूली मेथड नहीं है, इसीलिए इसे सीक्रेट मेथड कहा जाता है, जो कि ब्लड की पावर से एक्टिवेट होती है। तो इस वजह से वकाब याबी की पावर पूरी तरह से चली गई थी। डेवी कहता है कि अभी इसे होश आने में कुछ और समय लगेगा। फिर वह वहां से आगे बढ़ता है और उस पेड़ के पास आता है। यहाँ आकर वह पेड़ पर लात मारता है और कहता है, बाहर निकलो, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वहाँ वह स्पिरिट जैसा जो भी जानवर था वह बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन डेवी ने उसे पकड़ लिया और उठाया। डेवी कहता है, ये सब तुम्हारा काम था ना। एक स्पिरिट अपनी पावर से डेवी के डरावने सपने को बाहर निकालने लगती है। वह पूरी एनर्जी का उपयोग कर रही थी, लेकिन डेवी जिस चीज से डरता है वह उसे पता नहीं लगा पा रही थी। डेवी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उसी के सपने को इस्तेमाल कर सकते हो जिससे किसी चीज से डर लगता हो, लेकिन अब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुझे डर लगता हो। इतना कहकर डेवी बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं अब इस दुनिया का नहीं हूँ, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डरा सके। अब इस वजह से वह स्पिरिट डर जाती है। तभी वहाँ सेलेक्ट जार आता है और कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा एशियन स्पीशी लग रही है। इसके छोटे छोटे सींग देखकर लगता है कि हम इन्हें रिफाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। डेवी कहता है, नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हम इसे साथ में रखें क्योंकि यह बहुत ही रेयर स्पीशी है। जरूर यह कुछ और काम करती होगी। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत तेज ब्लास्ट होता है